नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा वाला पार्ट जो है वो डिटेल में कवर करेंगे। इसका छोटा सा पार्ट मैं आपको इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा टाइम बचा था तो यहाँ पर लिख के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसका मैंने आपको शुरुआत बताया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य बताया था, ठीक। तो उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा से संबंधित पूरी चीज़ें डिटेल में, ये बड़ी योजना है तो इसको मैं आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो से आपका 2 सवाल बनेगा 2017 के ईडीओ के पेपर का। देखो, आप लोग देख रहे होंगे कि हर दिन हम लोग जो आगे धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन आपसे सवाल हल होंगे। हर वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई वीडियो से आपके 2012 के कुछ सवाल हल होंगे, कोई वीडियो से आपके 2017 के कोई सवाल हल होंगे। तो आपको पूरी तरीके से रिसर्च करके पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक एक क्लास तैयार करने के लिए 4-4, 5-5 घंटे का टाइम ले रहा हूँ, वो उसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पिछले पेपर्स को देखते हुए आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लोग उठा के देख लीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण वहाँ भी नहीं दिया है, प्रशासनिक प्रतिवेदन वहाँ भी नहीं दिया, आर्थिक सर्वेक्षण में छोटा सा दिया हुआ है ये योजना। और आपका जो सवाल आया हुआ है 2017 के ईडीओ के पेपर में, उसमें जब तक आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आपका वो सवाल नहीं बनेगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, इतना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आपको डिटेल में नहीं मिलेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आपका सवाल बनेगा उसको पढ़ लेने से। तो इसीलिए उस सवाल को बने, आपका पहला पिछला सवाल बनना तो बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक। तो पहले पूरा सवाल बने, उसके बाद उससे संबंधित और कौन कौन सा सवाल आ सकता है ये भी हमको आइडिया होता है पिछले पेपर को देख के। तो ये सब चीज़ों को एनालिसिस करके आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं इतना, तो आपको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उतना आपका जो कमेंट है, आपका जो लाइक है, आपका जो सपोर्ट है, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। और कुछ चीज़ तो है नहीं जिससे मोटिवेशन मिले। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो उसी चीज़ के लिए उसी आप जो करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यू बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और उसका बेनिफिट जो है वो आपको ही आगे चलकर मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इक्वल एंड अपोजिट आप सपोर्ट करते रहिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होने के लिए हमको भी उसके लिए क्या हो सके, मुझे भी क्या मिल सके, उसको मोटिवेशन मिल सके उसके लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा इससे संबंधित, और आपका एक भी सवाल अगर पेपर में आया है तो नहीं छूटेगा। इससे पहले भी व्यापम के पेपर में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पीएससी में भी पूछा जाता रहा है, 2017 में ईडीओ में भी पूछा जाता है। कौन कौन सा सवाल पूछा था, कैसे कैसे बनेगा, मैं आप सबको डील करूँगा अभी, ठीक। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट करते हैं। इसका उद्देश्य मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए अब नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पर से देख लेना, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 से। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, फसलों का बीमा किया जाता है। प्राकृतिक आपदा या अन्य सिचुएशन में अगर फसल जो है वो खराब हो गया तो उसका बीमा किया जाता है, और उसकी बीमा की जो राशि है वो सरकार के द्वारा तय करके, जो बीमा कंपनी रहती है या बैंक, उसके द्वारा किसानों को प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि वो लोग का एक नियमित आय बन सके, वो लोग कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके, वो लोग को कोई नुकसान ना हो, प्राकृतिक आपदा का असर उन पर ना पड़े। ये बेसिक इसका एक ओवरव्यू है जो पिछली क्लास में भी मैं बताया था आपको। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि प्रीमियम राशि कितनी है, मतलब कि फसल कौन कौन सी है और उसमें किसानों को कितना राशि देना पड़ता है। प्रीमियम राशि का मतलब कि क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। जैसे कि कोई भी प्रीमियम राशि है तो अलग अलग फसल के लिए सरकार अलग अलग प्रीमियम राशि तय करती है। जैसे कि धान की फसल के लिए अलग प्रीमियम राशि है, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, वो अलग अलग साल, हर साल जो है वो बदलते रहता है वो प्रीमियम राशि। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आपका फसल खराब हुआ तो सरकार आपको इतना रुपये देगा उस फसल के खराब होने के एवज में, उसको कहा जाता है प्रीमियम राशि। प्रीमियम राशि का मतलब सरकार द्वारा देय राशि, ठीक। तो वो जो राशि है वो आपको प्रदान की जाएगी जब आकर ये जो मैं आपको बताऊंगा, घटक बताऊंगा उसको, ये इस तरीके से आपका फसल में कोई दिक्कत आती है तो आपको उस राशि को एक मुश्त जो राशि है वो प्रदान की जाएगी, उसको कहा जाता है प्रीमियम राशि। अब कुछ राशि उसमें से जो प्रीमियम राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, अब वो 100% तो सरकार देगी नहीं, अब उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो किसानों को भी देना पड़ता है। एक तरीके से मान लीजिए एडवांस, मान लो आप कोई भी चीज़ लेते हो, आप कार लेने के लिए जाते हो तो आप लोग कुछ 40-50 हज़ार रुपये एडवांस देना पड़ता है ना। उसी तरीके से एक मिनिमम अमाउंट जो है वो उस प्रीमियम राशि को प्राप्त करने के लिए, रजिस्टर्ड कराने के लिए किसान को अपने तरीके से देना पड़ता है। वो किसानों द्वारा दे प्रीमियम राशि है
और जो बाकी जो है प्राकृतिक आपदा आ गया, फसल खराब हो गया तो सरकार देगी, वो एक अलग चीज़ है, वो एक फिक्स्ड राशि है, सब आप बताऊंगा आपको। तो खरीफ फसल के लिए किसानों द्वारा दे कितना राशि होता है, मतलब मान लो जाए धान की फसल के लिए सरकार ने 1,000 रुपये तय किया है। एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, एग्जाम्पल, इसी से सवाल पूछने लग जाते हैं कुछ स्टूडेंट लोग, 1,000 रुपये तो नहीं दिया है। आप समझो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको, मैं आपको कैलकुलेशन आसान हो करके एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक। 1,000 रुपये मान लो जाए, धान की फसल अगर खराब हो गई प्राकृतिक आपदा आने से, बाढ़ आने से, सूखा आने से, पानी न गिरने से, तब मान लो जाए सरकार ने बोला कि 1,000 रुपये आपको दिया जाएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से ये प्रीमियम राशि डिसाइड होती है, जो परिवर्तनशील है, हर साल अलग अलग होता है। तो खरीफ फसल के लिए, मतलब जिसमें दलहन तिलहन सब फसल, तिलहन फसल, खाद्यान्न फसल सब आते हैं इस फसल में, खरीफ फसल जो खरीफ के मौसम में बोई जाती है, 2% राशि किसानों को देना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में। किसानों द्वारा दे लिखा है कि नहीं, तो 1,000 का 2% मतलब 20 रुपये किसानों द्वारा, किसान जो है वो देंगे 20 रुपये। रबी फसल के लिए यहाँ पर भी पूरी खाद्यान्न फसल आता है, जो भी दलहन तिलहन सब, 1.5% मतलब कि 15 रुपये किसान देंगे। और वाणिज्यिक और बागवानी फसल, ये वाणिज्यिक फसल क्या होता है, बागवानी फसल क्या होता है, मैं जब कृषि के प्रकार बताया हूँ तो उसमें बताया हूँ, जो फसल का व्यापार किया जाता है। और बागवानी फसल मतलब चाय कॉफ़ी, ये सब जो है वो जब बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। इसका 5% का मतलब कितना होगा, 50 रुपये किसानों को देना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में। ये राशि किसान को देंगे किसान लोग। उसके बाद अगर फसल खराब हो गया तो सरकार उनको एक मुश्त, मतलब कि सरकार उनको क्या करेगा, बीमा के रूप में प्रति एकड़ राशि डिसाइड करेगी सरकार। जैसे कि 1,000 रुपये डिसाइड की है तो 1,000 रुपये सरकार उनको प्रति एकड़ के हिसाब से दे देगी। 1 एकड़ में फसल खराब हुआ तो 1,000, 2 एकड़ में खराब हुआ तो 2,000। अगर 10,000 रुपये प्रीमियम राशि है सरकार का तो 1 एकड़ में फसल खराब हुआ तो 10,000, 2 एकड़ में खराब हुआ तो 20,000 रुपये, ऐसे सरकार देगी। लेकिन किसानों को ये देना पड़ेगा। 100 रुपये के हिसाब से लोगे तो 2 रुपये, 1.5 रुपये और 5 रुपये किसानों को प्रीमियम के रूप में बैंकों में जमा करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से होता है, ये होता है प्रीमियम किसान। तो ये प्रतिशत को याद रखना कि खरीफ फसल, रबी फसल और वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए कितना कितना प्रीमियम राशि किसानों को जमा करना पड़ता है। जैसे कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस भी कराएंगे तो हर साल या हर माह आपको कुछ प्रतिशत, कुछ पैसा जो भी आप इंश्योरेंस कराए रहेंगे, मान लो जाए 2 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी है आपका, तो उसका कुछ प्रतिशत आपको महीने महीने प्रीमियम के रूप में चुकाना पड़ता है। उसके बाद आपको जब दुर्घटना में आपकी मृत्यु होगी तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। उसी तरीके से ये है, ये राशि किसानों को देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, ठीक। समझ गए होगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, शेष प्रीमियम भुगतान। इतना तो किसान लोग करेंगे, खरीफ मौसम वाले 2%, रबी वाले 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी वाले 5%। अब जो शेष प्रीमियम भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बाकी का प्रीमियम भुगतान नहीं होता, लेकिन बाकी आपको छूट के रूप में दे रही है। आपके साइड से प्रीमियम का भुगतान गवर्नमेंट कर रही है बैंक को, या जो बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जो आपका पैसा, जो प्रीमियम का पैसा है 10,000 रुपये जैसे कि डिसाइड हुआ है, तो उसको तो बैंक देगी, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी नामित की गई है कि भाई आपने जिस हर स्टेट के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी क्रियान्वयन एजेंसी जब बताऊंगा तो वो क्रियान्वयन एजेंसी जो है वो बीमा कंपनी आपके स्टेट के लिए जो नामित की गई है, या कोई बैंक, वो आपको ये राशि को 10,000 रुपये को प्रोवाइड किया कराएगा। तो जो बाकी प्रीमियम का राशि रहता है, इसके अलावा वो सरकार उस कंपनी को देती है। जैसे कि शेष प्रीमियम भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं में हानि के लिए किसानों को पूर्ण राशि प्रदान की जाए। तो इतना राशि किसान देंगे, बाकी उनके साइड से सरकार इंश्योरेंस कंपनी को बाकी राशि दे देगी। और उसके बाद जब आपका दिक्कत आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगी, तो पूर्ण बीमा कंपनी के पास तो पूरा प्रीमियम राशि आ गया, वो पूरा राशि आपको दे देगा एक साथ, जितना डिसाइड हो रहेगा, सरकार जितना डिसाइड की रहेगी, ठीक। समझ गया पूरा कैलकुलेशन इसका। सरकारी सब्सिडी की सीमा नहीं है, मतलब कि सरकारी सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है, प्रीमियम 90% सरकार ही देगी, है ना। मतलब कि ऐसी कोई सीमा नहीं है कि यहाँ इतना प्रतिशत ही बस सरकार देगी, बाकी नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 90% भी सरकार को देना है तो 90% सरकार देगी, ठीक। मतलब जो बचा हुआ पूरा राशि सरकार देगी, ऐसा नहीं कि 50% बस सरकार देगी, बचा हुआ बाकी राशि आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसके अलावा जितना भी प्रतिशत राशि है, पूरा राशि जो है वो सरकार देगा। अगर प्रीमियम 90% भी हुआ तो भी सरकार देगा, इसके अलावा जितना भी बचा पूरा राशि जो है सरकार देगी। प्रीमियम दर कैपिंग, प्रीमियम दर कैपिंग मतलब पहले ऐसा डिसाइड था कि इतना ही सरकार देगी, पहले फिक्स था कि भाई इसका 40%, 50%, 60% ही सरकार इंश्योरेंस कंपनियों को देगी, बाकी नहीं देगी, ऐसा था। उसको हटा दिया गया है। पहले ऐसा था कि कुछ राशि ही देगी, इतना प्रतिशत राशि ही। अब पूरा जितना बचा, इतना पटाने के बाद, किसानों को इतना देने के बाद जितना भी राशि बचा सबको सरकार देगी।
अब इसमें टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, साइंस का उपयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि रिमोट सेंसिंग ड्रोन आपके फसल की निगरानी रखने के लिए कि वाकई में आपकी निगरानी, आपका फसल जो है वो प्राकृतिक आपदा में ख़त्म हुआ है, आपका फसल खराब हुआ है, इस चीज़ की निगरानी के लिए क्या किया जा रहा है, वर्तमान में रिमोट सेंसिंग ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। उसमें एक साथ ड्रोन मैप कर लेता है कि पहले की स्थिति क्या थी और प्राकृतिक आपदा आने के बाद आपका फसल कितना खराब हुआ है। ये ड्रोन अपने कैमरा से देख लेता है, वीडियो रिकॉर्ड करके प्रॉपर जो है वो बीमा कंपनियों को दिखा देता है। जीपीएस सिस्टम से भी इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि भाई जीपीएस सिस्टम का जो कैमरा रहता है वो पहले ही बता देता है कि पहले जो है आपकी फसल की स्थिति क्या थी, सरकार प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद आपकी स्थिति क्या हो गई। तो डायरेक्ट जो है वो ज़्यादा मतलब किसानों को ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है कि भाई वाकई में हमारा फसल जो है वो आपदा से ही खराब हुआ है। पारदर्शिता रहती है एक तरीके से। स्मार्टफोन से भी इसकी जो है वो इसका भी उपयोग किया जा रहा है इसकी निगरानी करने के लिए फसल की। तो इससे क्या होता है, पारदर्शिता आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना पड़ता है। बीमा कंपनी कौन है इसकी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी। ठीक, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग लिख लेना, मैं नहीं लिखा हूँ। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है वो इसका बीमा के लिए नामित किया गया है पूरा देश में, भारतीय कृषि बीमा कंपनी। अब हर राज्य के लिए जो बीमा कंपनी होती है वो अलग अलग होती है। वो राज्य जो है अपनी बीमा कंपनी को चुन के उसमें भेजता है, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। लेकिन ये भारत जो है केंद्र सरकार, वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी को इसके लिए नॉमिनेट किया है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये दो योजनाएं संचालित थी। इन दोनों योजना को प्रतिस्थापित रूप, इन्हीं का थोड़ा सा बदला हुआ रूप, इन्हीं को प्रतिस्थापित करके क्या किया गया है, इस योजना को लाया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। इसके पहले ये दो योजनाएं चल रही थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो इसको दोनों को प्रतिस्थापित करके ये बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। आपको ये भी पूछ सकता है किन दो योजनाओं को प्रतिस्थापित कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, तो ये दोनों योजनाओं को प्रतिस्थापित करके शुरू की गई है और सर्विस टैक्स में छूट दिया गया है। इसीलिए क्या है, ये दोनों योजना का प्रतिस्थापित रूप है, इसलिए सर्विस टैक्स में, सेवा कर में इसमें छूट दिया गया है। ठीक है, तो एक एक लाइन को आपको मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। और यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हूँ उसको मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ ताकि आप जो नोट्स बनाएं तो आप लोग डिटेल में लिखें, उसको शॉर्ट में नहीं लिखना है भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, योजना में शामिल ये पात्रता कि कौन कौन इस योजना के तहत पात्र होगा। ठीक, वो इसमें बताया गया है। अब इसको समझने से पहले दो चीज समझो। इसके में होते हैं एक होता है अनिवार्य घटक, और एक होता है ऐच्छिक। अनिवार्य इसको घटक मत लिखो, पात्र, अनिवार्य पात्रता, और ऐच्छिक पात्रता, ऐच्छिक पात्र। ठीक, ये दोनों क्या चीज होते बताता हूं आपको। इसमें योजना में कौन कौन शामिल होंगे, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार। ठीक, ये दोनों यहां कॉमा लगा लेना। अधिसूचित क्षेत्र, जो क्षेत्र जो है वो अधिसूचित कर दिया गया है, जिस क्षेत्र को, उस क्षेत्र में फिक्स कर दिया गया है। अधिसूचित फसल उगाने वाले, ऐसा फसल जो अधिसूचित फसल में शामिल है, पट्टेदार और जोतदार किसान, ऐसे है ना, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार और प्लस, ठीक, इसके सहित, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाओ, जोतदार सहित सभी किसान जिन्होंने ऋण लिया है। ऐसे सारे किसान जिन्होंने कृषि कार्य के लिए किसी भी बैंक से ऋण लिया हुआ है, किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से कोई भी किसान अगर ऋण लिया है तो वो सब किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पात्र होंगे। और ऐसे किसान भी पात्र होंगे जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान हैं, वो भी पात्र होंगे। और इसके अलावा जितने भी किसान जो किसी भी बैंक से ऋण लिए हुए हैं वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पात्र होंगे। तो ध्यान रखना, यहीं पे समझने वाला बात है कि अनिवार्य पात्रता कौन होंगे, अनिवार्य रूप से पात्र कौन होंगे। उनको कोई फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, उनको कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ेगा, अपने आप को नामित नहीं करना पड़ेगा। ये लोग अनिवार्य पात्र होंगे। मतलब अगर वो लोग बैंक से ऋण लिए हैं तो वो लोग को
इसका लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बैंक वो लोग से खुद ये % की राशि काट लेगा प्रीमियम के रूप में, और अगर वो लोग की फसल जो है प्राकृतिक आपदा में खराब होती है तो वो लोग को इसका लाभ जो है वो प्रीमियम राशि जो फिक्स किया है सरकार, वो ऑलरेडी वो लोग के खाता में आ जाएगा। वो लोग को अप्लाई करने की जरूरत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नहीं है। ऐसे किसानों को कहा जाता है अनिवार्य पात्र या अनिवार्य पात्रता। अनिवार्य पात्र लिख लो, अनिवार्य पात्र किसान, मतलब वो लोग अनिवार्य रूप से पात्र ही हैं। वो लोग को कोई अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट दिखाने का जरूरत नहीं है, पैसा सबमिट करने का जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जरूरत नहीं है। ऋण लिए हैं किसी बैंक से, मतलब ऑलरेडी पात्र हो गए वो लोग, पहला। नंबर 2, ऐच्छिक पात्र। ऐच्छिक पात्र का मतलब क्या होगा? जो ऐसे किसान जो लोग, अब ये लोग की ऐच्छिक पात्र मतलब अपनी इच्छा से, मतलब जो गैर ऋणी किसान हैं वो लोग क्या होंगे? ऐच्छिक पात्र के अंतर्गत आएंगे। मतलब ऐसे किसान जो ऋण नहीं लिए हैं बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से, अपने खेत को बचाने के लिए ऋण नहीं लिए हैं, तो वो लोग के ऊपर है कि वो लोग इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम अदा करके उसका लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो लोग अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट जो मांगा है वो सबमिट करेंगे, तो इसका लाभ वो लोग को मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो उसका लाभ वो लोग को नहीं मिलेगा। तो ऐसे किसान जिनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ऐसे किसानों को कहा जाएगा ऐच्छिक पात्र किसान। क्लियर? एकदम अनिवार्य पात्र, ऐच्छिक पात्र समझ में आया? तो गैर ऋणी किसान, जो किसान ऋण नहीं लिए हैं, वो किसान आएंगे ऐच्छिक पात्रता के अंतर्गत। तो 2017 के पेपर में अब आपका एक सवाल बन जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र किसान कौन से हैं? पहला ऑप्शन था ऐसे किसान जो अनिवार्य किसान, अनिवार्य पात्रता के अंतर्गत किसान जिन्होंने ऋण लिया है, और ऐसे किसान जो ऐच्छिक पात्रता हैं, गैर ऋणी किसान जो ऐच्छिक पात्रता के अंतर्गत आते हैं। या तीसरा ऑप्शन था दोनों, और चौथा ऑप्शन था दोनों नहीं। तो दोनों ही इसके अंतर्गत शामिल होंगे। जो किसान ऋण लिए हैं वो भी शामिल होंगे, वो अनिवार्य पात्रता के अंतर्गत आएंगे, और जो किसान ऋण नहीं लिए हैं वो भी शामिल होंगे और वो ऐच्छिक पात्रता के अंतर्गत आएंगे। वो सवाल आपका अब बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन से लोग पात्र होंगे। यहां पर ST SC महिला किसान को अधिकतम कवरेज देने के लिए सूचित किया गया। अधिकतम कवरेज मतलब ये लोग को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये लोग को विशेष रूप से क्या किया जाएगा, पहले ये लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको? ST SC या महिला किसान, ये अगर होंगे तो वो लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ध्यान रखना इसमें, अगर विशेष रूप से प्राथमिकता किन किसानों को दी जाएगी, अगर इस बार ये पूछ दिया तो ST SC या महिला किसानों को अधिकतम कवरेज दिया जाएगा, ये लोग को विशेष पात्रता दी जाएगी। अब बजट आवंटन राज्य में ST SC जनरल वर्ग द्वारा भूमि धारण के अनुपात में होगा। मतलब जितने भूमि धारण होंगे किए होंगे, ST के हिस्से में जितनी भूमि, जितना एकड़ भूमि ये लोग के पास होगा, ST के में, SC के में और जनरल के में जितना भूमि धारण किए होंगे, जितना भूमि होगा उसके अनुसार बजट जो निर्धारण जो है वो किया जाएगा, ये यहाँ पर बोला है। तो इसमें कौन कौन से पात्र हैं समझ में आ गया? कहीं पर दिया नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़ना और अच्छे से नोट करना। और जो बोर्ड में पढ़ते हैं वो लोग को बता रहा हूँ, बोर्ड में जो स्क्रीनशॉट से पढ़ते हैं वो लोग दिक्कत में आएंगे, बाद में समझ में नहीं आएगा जब पेपर रहेगा तब। इसलिए नोट किया करो, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बताता हूँ, उसको ध्यान रखा करो। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्रियान्वयन एजेंसी। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? यहां से भी आपका एक सवाल बनेगा 2017 का। क्रियान्वयन एजेंसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यहां पर मैं लिखा हूं, तो यहां पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसको निगरानी करने का काम करता है। एजेंसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो बाकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रियान्वयन एजेंसी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक समिति गठित करती है। वो समिति, उस एक समिति में एक पैनल होता है, उस पैनल में हर राज्य से क्या होता है, एक एजेंसी नॉमिनेट किए जाते हैं। अब कौन से राज्य से कौन सी एजेंसी आएगी, वो प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, सरकारी एजेंसी भी हो सकती है। वो वित्तीय संस्थान छत्तीसगढ़ नॉमिनेट करके भेजेगा कि भाई आप जाओ हमारे साइड से, हम आपको नॉमिनेट करते हैं, हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है, मतलब कि जो इस योजना के तहत जो प्रीमियम राशि देने का काम है, जो बीमा करने का काम है, वो आप करोगे। मान लो जाए ए नाम की कंपनी है जो छत्तीसगढ़ नॉमिनेट की, मध्य प्रदेश बी को किया, झारखंड सी को किया। ये लोग जाएंगे और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो पैनल बनाएगा, उस पैनल में ये लोग शामिल होंगे। ठीक, और उसके बाद एक समिति का गठन होता है टोटल। उस समिति का कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष का होता है। बाद में इस कार्यकाल को अगर कहीं उस बीमा कंपनी का अगर कहीं रिकॉर्ड अच्छा रहा तो इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। तो क्रियान्वयन एजेंसी कौन है?
क्रियान्वयन एजेंसी उस पैनल में गठित होगा, एक पैनल गठित करेगी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उस पैनल से हर स्टेट में जो है वो एक एक बीमा कंपनी उस पैनल पे जाएगी और उस पैनल पे डिसाइड होगा कि कौन है वो क्रियान्वयन एजेंसी। एक समिति गठित की जाती है जो क्रियान्वयन एजेंसी रहती है, और उस पूरे कोऑर्डिनेशन, पूरे भारत में जो क्रियान्वयन एजेंसियां रहती हैं, उस क्रियान्वयन एजेंसी को निगरानी करने का और मैनेज करने का काम करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्लियर? 2017 में आपका सवाल आया था कि क्रियान्वयन एजेंसी प्रधान निम्न में से कौन ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है? निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? उसमें 4 ऑप्शन था। तो एक ऑप्शन था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक ऑप्शन था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तीसरा योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, और चौथा एक इंदिरा कृषि करके योजना करके था। 4 ऑप्शन थे। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जा रही है क्या? नहीं, क्योंकि हर योजना में मैं आपको बता रहा हूं कौन सा मंत्रालय इसको संचालित करता है। जो योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालित किया है, मैंने उन योजनाओं पे बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना नहीं है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। तो आपको जब पता नहीं रहेगा कि कौन सा मंत्रालय संचालित कर रहा है, आप उस सवाल को कैसे लगाओगे? तो ध्यान रखना, अब आपका वो सवाल बन जाएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उन 4 योजनाओं में केवल दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालित कर रहा है। बाकी 3 योजनाएं जो दी थी, जिनमें एक शामिल योजना ये भी थी, उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालित नहीं कर रहा है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर पे दिया हुआ है। तब यहां से आपका एक सवाल बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, योजना की निगरानी। अब निगरानी करने का काम ये मिनिस्ट्री जो है पूरा भारत लेवल पे निगरानी करती है। अब योजना की निगरानी और कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, ये वही विभाग है। ये कृषि एवं कल्याण का मंत्रालय या ये विभाग होता है, इस मंत्रालय का विभाग होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करता है, और इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर निगरानी समिति गठित होती है। ये जो मैं आपको समिति बता रहा था ना, जो निगरानी करने का काम करती है, तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक विभाग जो है, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, इसकी अध्यक्षता में, है ना, मतलब इस कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति गठित होती है, और इस समिति में पूरे जो राज्य के नामित बीमा संस्थान शामिल होते हैं, वो काम करते हैं निगरानी करने का, पूरा कोऑर्डिनेशन करने का काम राष्ट्रीय स्तर निगरानी समिति। एक राज्य स्तर में भी होती है राज्य स्तरीय समन्वय समिति। इस समिति में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति निगरानी करती, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति इसका क्रियान्वयन करने का काम करती है, निगरानी करने का काम करती है। ठीक, समझ गए? ये है ना, ये निगरानी करने का काम करती है। अब देखते हैं पात्रता। इसको भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कब कब सिचुएशन में किसान जो हैं वो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के लाभ लेने के लिए पात्र होंगे? तो पहला, क्षतिपूर्ति। पहला, फसल की अवधि में नुकसान हो गया, जैसे खरीफ फसल की अवधि होती है, खरीफ फसल की एक अवधि होती है, तो खरीफ फसल की अवधि में अगर नुकसान हो गया, उस 4-6 महीने का जो टेन्योर रहता है उसमें जो नुकसान हो गया, तब फिर क्या होगा, उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि दी जाएगी। दूसरा, स्थानीय आपदा से होने वाली क्षति। स्थानीय आपदा का मतलब जैसे कि बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, कोई आ गया, कुछ आ गया, इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आ गई, बारिश ही नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, तो ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल है। तब फिर वो किसान जो है जिस क्षेत्र में आया है, ड्रोन से निगरानी वगैरह करके वो लोग क्या कर देंगे, उसको पात्रता हो जाएंगे। बताऊंगा कैसे कैसे होता है उसका प्रोसेस। फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति। अगर फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, इसका मतलब क्या हुआ, फसल जितना उगना था, जितना एस्टिमेट था, जैसे कि आप 1 एकड़ में समझ में आ जाता है कि इतना बीज छींच रहे हैं, मतलब कि इतना बीज अपन लगा रहे हैं, तो इतना एकड़ कृषि मंत्रालय द्वारा जो अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा फिक्स्ड है कि भाई आप इतना, ये होने पे 1 एकड़ पे इतनी खेती होती है धान की या गेहूं की, इतनी पैदावार होगी। उस पैदावार के हिसाब से अगर कहीं पैदावार नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया उत्पादन में, तब फिर उस सिचुएशन में क्या होता है, इस बीमा योजना का लाभ जो है वो सरकार देती है। मतलब कि उतना, मतलब एक फिक्स है कि भाई 1 एकड़ में इतना फसल होता है, अब वो फसल उतना नहीं हुआ, तब फिर उसके हिसाब से फिर इस योजना का लाभ देके प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है। बुआई नहीं हो पाने की स्थिति या बुआई फेल हो जाना। बुआई के टाइम पे जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं गिरा, अंधड़ आ गया, बारिश गिर गया, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आ गई, बुआई ही नहीं हो पाया, किसान बुआई ही नहीं कर पाए, आग वाग लग गया, कोई कुछ हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस सिचुएशन में, या बुआई का फेल हो जाना, बुआई कर दिए तुरंत खराब हो गया, तब उस सिचुएशन में इसका लाभ मिलेगा।
और कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखा है। फसल को अगर कटाई कर दिए, कटाई करने के बाद कहाँ घर में ले जाके तो रखेंगे नहीं किसान, उसको खेत में सुखाने के लिए रख देते हैं। अब सुखाने के लिए रखे और कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ दिक्कत आ गया, सुखाने के लिए फसल खराब हो गया, कोई चोरी करके फसल को ले गया, तब उस सिचुएशन में किसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अगर खुद सुखाने के लिए, इसको बोलते हैं ना, जो किसानों का जो धन है, जो असली जो सोना है, असली जो गहना है, वो तो खुली छत के नीचे पड़ा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि वो लोग का पूरा जो फसल रहता है वो खेत में खुली छत के नीचे पड़ा रहता है। उसमें कोई ऐसा गोडाउन वगैरह तो बना नहीं सकते वो लोग जिसमें ताला लगा के रखेंगे, खेत में ही पूरा फसल रहता है, तो इसलिए। ठीक है, तो ये सब लोग पात्रता की सूची में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अन्य तथ्य, कुछ और तथ्य इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बीमा कंपनी क्या करेगी? प्रोवाइड कराएगी पैसा बैंक या वित्तीय संस्थान को। जो बीमा कंपनी है जो उस राज्य में नामित की गई है, वो बीमा कंपनी क्या करेगी? बैंक और वित्तीय संस्था को पैसा उपलब्ध कराएगी। और वो बैंक और वित्तीय संस्था 1 सप्ताह के भीतर जो किसान रहेंगे अर्थात जो लाभार्थी रहेंगे उनको 1 सप्ताह के भीतर पैसा उपलब्ध करा देगी। ठीक, बीमा कंपनी बैंक या वित्तीय संस्था को पैसा उपलब्ध कराएगी और बैंक और वित्तीय संस्था को जिस दिन पैसा उपलब्ध हुआ है बीमा कंपनी से, उसके 1 हफ्ते के भीतर वो किसानों को ट्रांसफर कर देगा। ये 1 सप्ताह को याद रखना। ठीक, सत्यापन, कैसे सत्यापन होता है कि भाई ये लोग इस फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, इसका सत्यापन भी तो करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं? क्षेत्रीय कार्यालय होता है बीमा कंपनी का, जो क्षेत्रीय कार्यालय है, ये जो बीमा कंपनी पैसा देगी मेन रूप से तो बीमा कंपनी पैसा देती है, तो बीमा कंपनी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है या स्थानीय कार्यालय है, वो जो स्थानीय कार्यालय है वो 5% लाभार्थी को सत्यापित करती है। मतलब जो 5% जो किसान रहेंगे जो इसके तहत पात्र हैं उसको ऑथेंटिकेट करने का काम क्षेत्रीय कार्यालय, बीमा कंपनी का जो क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय कार्यालय है वो करती है। और ये जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी जिला या राज्य स्तरीय समिति को। उसके बाद 5% लोगों को भाई भी ये लोग पात्र हैं करके बोल के फिर रिपोर्ट को क्या कर देगी? जिला या राज्य स्तरीय समिति को रिपोर्ट दे देगी। सेकंड देखते हैं, जिला स्तरीय निगरानी समिति होती है एक, वो जिला स्तरीय निगरानी समिति 10% लोगों को पात्रता का निर्धारण करती है कि 10% लोगों को ये इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए। पुनः सत्यापन करती है। इसके सत्यापन, बीमा कंपनी के सत्यापन करने के बाद जिला स्तरीय निगरानी समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ये कंपनी। उसके बाद जिला स्तरीय निगरानी समिति जो है वो उसको पुनः सत्यापित करेगी 10% लोगों को, और कि भाई ये जो लोग को सत्यापित करके गए हैं उसके उतने में से 10% को रीचेक करेगी कि वाकई में लोग पात्र हैं कि नहीं है, तो सत्यापन करेंगी। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी, किसको? राज्य सरकार को दे देगी। और तीसरे नंबर पे बीमा कंपनी के प्रधान कार्यालय 1% लोगों को सत्यापित करता है। बीमा कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय 5% लोगों को और बीमा कंपनी का प्रधान कार्यालय जो होता है वो 1% लोगों को सत्यापित करता है। ठीक, और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति को दे देता है और राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे देती है। ठीक, तो ये सत्यापन करने का काम 5% को सत्यापित करने का काम ये करता है, 10% को ये करता है, अपनी रिपोर्ट देते हैं, और 1% लोगों को बीमा कंपनी का प्रधान कार्यालय करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति को प्रस्तुत कर देता है, जो वो केंद्र सरकार को दे देती है रिपोर्ट। इस तरीके से इसका निर्धारण होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके तहत कैसे कैसे राशि मिलती है। ठीक, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं यहां पर। जो भी राशि हानि, ठीक, अब अगर हानि हो गया है तो फिर उसका प्रीमियम राशि भुगतान, हानि का भुगतान कैसे किया जाता है? पहला, फसल खराब हुआ है उसके 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा? बैंक या वित्तीय संस्थान को, बैंक या वित्तीय संस्थान को उसको सूचना देनी पड़ेगी को। जिस किसान का, जैसे कि ए नाम का कोई किसान है, ये नाम है ए, तो उसके फसल में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो गया, तो 48 घंटे के भीतर क्या करेगा? बैंक या वित्तीय संस्थान को वो सूचना देगा। उसके बाद 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर ये एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, है ना, मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगी। कौन? ये बैंक या वित्तीय संस्थान जो भी है वो क्या करेगा? जो है मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगा 48 घंटे के भीतर। अब ये मूल्यांकनकर्ता जो है वो जाएगा और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अपना।
ये मूल्यांकनकर्ता 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसके 15 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा, पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। ये होता है इसका हानि का पात्रता। मतलब कि मान लो जाए आप लोग को, जैसे कि कोई किसान है ए नाम का, उसका प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उसके 48 घंटे के भीतर, उसका फसल खराब होने के 48 घंटे के भीतर बैंक या वित्तीय संस्थान को सूचना देगा। उसके सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कर दी जाएगी। एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे जो जाके देखेगा कि भाई सही में खराब हुआ है कि नहीं फसल। और वो 10 दिन के भीतर मूल्यांकनकर्ता अपनी रिपोर्ट 10 दिन तक तैयार करेगा। 10 दिन में उसको रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देगा इसको बैंक या वित्तीय संस्थान को, और उसके बाद 15 दिन के भीतर जो है वो भुगतान की प्रक्रिया, 15 दिन के भीतर उसके खाते में पैसा आ जाएगा। ये होता है पूरा भुगतान की प्रक्रिया हानि होने पर, ठीक। और उसके बाद फिर ये सत्यापन वगैरह करने का काम ये सब काम करते हैं। बीमा कंपनी बैंक और वित्तीय संस्थान को पैसा देती है और वित्तीय संस्थान 1 सप्ताह के भीतर लाभार्थी को पैसा प्रोवाइड करा देता है, ठीक। तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर। ये हो गया आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, इतना पढ़ लिए तो इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी जो बाकी जगह पे नहीं दी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।